चलो बेटा बोर्ड देखो। आज की नई हेडिंग, आज की ताजा खबर। मेरे प्यारे बच्चों, आज तो बहुत अच्छा लगा तुम समझते हुए। ऐसा लगा तो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ और सब सब कुछ तो तुमने पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारा कुछ भी नहीं आता। बोर्ड देख लो। तो आज की हेडिंग है गैस की, समझ लो, समझना पहले, कि द्रव में विलेयता, विलेयता पेपर मारती है, याद रखना मत यार। इसे बोलते हैं सोलुबिलिटी। सोनू नहीं, सोलू बाइलिटी, ओनलिटी, बाइलिटी, सोलुबिलिटी। गैस इन लिक्विड, सोलुबिलिटी गैस इन लिक्विड, इसका मतलब गैस की द्रव में विलेयता। अच्छा अच्छा, विलेयता का मतलब घुलना, घुलना। अच्छा, कुछ गैस है ना ऐसी हो जो ना जल में घुल जाती है। जो गैसे जल में, इधर देख रहे बेटे, इधर देख रहे, जो गैसे जल में घुल जाती है, ठीक। कोई गैस द्रव के अंदर या किसी भी द्रव के अंदर कितनी घुल सकती है, इसे हम गैस की द्रव विलेयता कहते हैं। मैं ना गैस का द्रव में घुलना, कोई गैस द्रव के अंदर कितनी मात्रा में घुल सकती है, इसी बात को गैस की द्रव में क्या कहते हैं, विलेयता कहती है। अधिकांश गैसें ऐसी है जो जल में भी घुल जाती है, बेंजीन में भी घुल जाती है और अल्कोहल में भी घुल जाती है। अल्कोहल जानते हैं, शराब जिसे बोलते हैं, उसके अंदर भी घुल जाती है। मैंने कहा अगर कोई तुमसे पूछेगा कि गैस की द्रव विलेयता को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषित कैसे करोगे? ऐसे तो करोगे कि कोई गैस ना द्रव के अंदर कितनी मात्रा में घुल जाती है, इसे हम गैस की द्रव सोलुबिलिटी या विलेयता कहती है। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है? एक ही हेडिंग बनाओ, इसी की परिभाषा लिखो। पहले पहले इसी की परिभाषा लिखो, जो बताया जाएगा वही लिखना। हेडिंग बनाओ, गैस की द्रव विलेयता, सोलुबिलिटी लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस की द्रव में विलेयता। हेडिंग बनाई ना, स्पेलिंग लिखो SOLU, SOLUBILITY, सोलुबिलिटी, लिक्विड LIQUED, लिक्विड इन गैस। क्लियर है यहां तक? तो जो गैस है ना, उसका द्रव में घुलना ही गैस की द्रव विलेयता कहलाता है। लिखो, अधिकांश गैसें, अधिकांश गैसें जल तथा अन्य विलायकों, अधिकांश गैसें जल तथा अन्य विलायकों, जल तथा अन्य विलायकों। अभी अन्य विलायक क्या है? जैसे बेंजीन, जल तथा अन्य विलायकों जैसे बेंजीन, कोमा एल्कोहल, बेंजीन कोमा एल्कोहल आदि में विलय होती है। बेंजीन कोमा एल्कोहल आदि में विलय होती है। विलय होती है, आदि में विलय, विलय का मतलब क्या हो? घुलना। चाहे तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम, विलय के ब्रैकेट में घुलना, इससे याद हो जाए, जब याद करने में आसानी हो जाए। ठीक। अब इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखना, ये परिभाषा लिखनी, ये मैं बताया जा रहा हूं, सुन लो। कोई गैस ना, कोई गैस द्रव के अंदर कितनी मात्रा में घुल सकती है, इसे गैस की द्रव विलेयता कहते हैं। लिखो, कोई गैस, कोई गैस किसी द्रव में कितना घुल सकती है, कोई गैस किसी द्रव में कितना घुल सकती है, इसे ही गैस की द्रव विलेयता कहते हैं। कोई गैस द्रव में कितना घुल सकती है, इसे ही गैस की द्रव विलेयता कहते हैं। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम?
आ जाओ, इंपॉर्टेंट बात, पेपर में ऐसा सवाल आने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब गैस, अगली हेडिंग में ध्यान से सुनना, लिखना ज्यादा पहले समझना जरूरी है। गैस की धर्म विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस की धर्म में विलेयता, अच्छा, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक पहले समझ लो। वे कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर है जो तुम्हारी पढ़ाई को बाधा डाल रहे, जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे। वे कौन कौन से कारक है? नंबर फर्स्ट, एज फैक्टर, जो उम्र है ना तुम्हारी है, ये तुम्हें अट्रैक्ट करती है। सही बात समझ गए तुम? तो एज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता मानव मस्तिष्क पर, जिस कारण बच्चा नहीं पढ़ पाता। ठीक, और इस कारण ना, इस दौरान शरीर में तमाम प्रकार की गतिविधियां होती है। नंबर एक कारक पता लगता है, जो 12वीं की पढ़ाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, 5 कारकों का वर्णन करना। आज फिर से मैं पढ़ा, गैस की धर्म विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक समझ रहे हैं ना। पहला कारक जो तुम्हारी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा नकारात्मक तरीके से, नंबर फर्स्ट एज फैक्टर। दूसरा पर्यावरण, कैसे एनवायरमेंट में रहते हो तुम, वो तुम्हें खा जाएगा। अगर तुम 4 साइंटिस्टों में रहना स्टार्ट कर दोगे ना, तो 5वें साइंटिस्ट खुद बन जाओगे, और 4 कम्युनिस्ट होंगे ना, तो 5वां कम्युनिस्ट बना, तुम्हारा बनना तय है। दूसरा फैक्टर, सबसे बड़ी खास बात बताओ तुम, अभी यहाँ बैठे हुए तो तुम क्या सोच रहे, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बात है। ठीक, जैसे तुम दोस्तों में जाओगे तो वो गाली दे रहा ना, तो तुम पलट कर गाली दोगे। आया समझ में? उसने मांग के दी ना, तो तुम सीधा बहन की ठोकोगे। आया समझ में? ये तो कहा तुम, और यही कहा क्या चीज है, इन्वायरमेंट। और रोज के 4 पे बैठ के गाना गा रहे ना, तो पक्की बात है अपने आप की, ऐसा लगा हम भी सिंगर बन लिए धीरे धीरे। क्या चीज है, इन्वायरमेंट। तो पता लगता है कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है। तीसरे नंबर पर क्या, साथ रहने वाली बेबी या बेबा, आया समझ में, ये भी बहुत प्रभावित करती है। ठीक, अब बेबी कह रही नहीं बेबी आज तो बात कर लो, आज पढ़ने का मूड नहीं है। अच्छा, बेबी बात करो, तो बेबी के साथ बात करोगे, इधर तो भाई जी ने काम भी दे रखा है ट्यूशन वाला। आया समझ में? तो काम तो पूरा नहीं हुआ, बेबी के साथ इंस्टाग्राम पर चिपक रहे थे। सही बात, अब बेबी को आज तक देखा नहीं, उसकी शक्ल नहीं देख के डीपी दे देकर खुश हो रहे बस, और जिए जा रहे, फिर भी मोहब्बत किए जा रहे। करो, बेबी तो प्रभावित होगी। ठीक, 12वीं का रिजल्ट आगा, 12वीं रिजल्ट का फैन आया समझ में। 3 कारक बता दिया मैंने तुम्हें, बेबी हो चाहे बेबा हो, ये 4-5 दिन की चौंचलेबाजी हो। कितने दिन के? 4-5। 3 कारक बताए ना मैंने, चौथा कारक बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कारक याद रखना, जो 12वीं क्लास की पढ़ाई को प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट, किसी स्पष्ट उद्देश्य का तुम्हारा टारगेट ना होना, लक्ष्य ना होना। तुम्हारा कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है कि किस चीज के लिए तुम पढ़ रहे वास्तव में, और तुम इसलिए तुम्हारी जो पढ़ाई है ना, उसकी गति, उसके अंदर गति कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तुम और अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करोगे, तुमने एक बहुत बड़ा टारगेट बनाया होगा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? 4 कारक तो मैंने बता दिए। ठीक, 5वां कारक, जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा तो इस दुनिया में क्यों आए, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, 95% लोगों में जाना या 5% लोगों को आना, वो कारण भी स्पष्ट होना जरूरी है। किस चीज के लिए आए ये सब, धन दौलत मोह माया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किस चीज के लिए? 5 कारक जो तुम्हारी 12वीं क्लास की पढ़ाई को प्रभावित कर रहे। छठा कारक, निरंतरता का ना बना रहना। अगर तुम लगातार क्लास में नहीं आओगे ना, तो तुम्हें 12वीं का रिजल्ट पक्की बात है डिक्रीमेंट दिखा देगा, उसके अंदर डिक्रीज दिखा देगा, नंबरों के अंदर भी और तुम्हारी लाइफ के अंदर। आया समझ में? किसी काम के प्रति निरंतरता बहुत बड़ी चीज हो। अगर तुमने ठान लिया ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता किसी भी काम को कर। ये 12वीं क्लास की पढ़ाई को प्रभावित करने वाले 6 कारकों का वर्णन कर रहा है। हकीकत बताऊं, मेरे पास ना लिस्ट बहुत लंबा, और एक कारक इस पर नजर डालूंगा मैं, इस पर एज फैक्टर वाले कारक, वो सब पर पढ़ने वाला भाई, उस समय से बच कर रहना। और जो बेबी जानू सानू कोना धुनिया पुदीना धनिया ने, ये सब इनकी उम्र बहुत इतनी सी हो इनकी उम्र। आया समझ में? ये तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पता क्या, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अच्छा,
और खाना खा रही साथ में बैठ के, ठीक है, तुम कह रही है, आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, 3 बार खाना खा लिया वो सब। कितनी बार? इतना झूठ बोलती है लड़कियां। लड़कियां नहीं, लड़के भी इससे ज्यादा झूठ बोलते हैं। साइकोलॉजी पता क्या कहती है? एक दिन में ना लड़कों लड़कियों से ज्यादा झूठ लड़के बोलते हैं। समझ में आया? हकीकत बात बता रहा हूं तुम्हें, ठीक। तो ये जो काल्पनिक दुनिया तुमने बना रखी है ना अपने चारों तरफ, उस दुनिया से बाहर निकल कर पढ़ाई की दुनिया में घुस जाओ, जिंदगी सुधर जाएगी। और 6-7 कारक बताए, इनका वर्णन करना, ये बात पढ़ाई को प्रभावित करेगी तुम्हें। अभी तुमने समझा कि गैस की दर में विलेयता क्या हो, तो गैस की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा हमने। तो गैस की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसी क्या चीज है जो गैस को ना दर में घुलने नहीं दे रही? ऐसी क्या चीज है? नंबर एक बात बताओ मुझे जरा। एक तरफ तो मैंने ले लिया बाखर, बाखर जानते हो, चाशनी, और दूसरी तरफ ले लिया जल, और इसके अंदर ना मैंने ऑक्सीजन डाल दी, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन डाल दी। अब ऑक्सीजन इसके अंदर जल्दी घुलेगी, इसके अंदर जल्दी घुलेगी, चाशनी के अंदर, जल के अंदर जल्दी घुलेगी, जल के अंदर। ऐसा तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? इसके भी चाशनी वही तो पूछ रहा क्यों? बात समझ में आया? ठीक। तो निर्भर बता क्या कर, कोई गैस की दरों विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ये तो, कोई गैस दरों में ना, जिस दर में हम घोल रहे, ये दर एक तरफ तो जल होगा, एक तरफ चाशनी होगी, तो पता होना चाहिए जिसके अंदर हम घोल रहे हैं ना, वो विलायक कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है, और गैस की प्रकृति कैसी है। कुछ गैस ऐसी हो जल में जल्दी घुल जाएगी, और कुछ गैस ऐसी देर में घुलेगी, नाइट्रोजन जैसी। ऑक्सीजन डाला तुरंत घुल जाएगी, नाइट्रोजन डाली थोड़ी देर में घुलेगी। तो गैस की प्रकृति अलग होगी और विलायक की प्रकृति, जिसमें घोल रहे उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए, और जिसे घोल रहे उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए। आया समझ में? तो गैस तथा विलायक की प्रकृति अलग अलग होगी, तो अलग अलग, तो फिर जब अलग अलग होगी तो यह भी प्रभावित करती है गैस की दर में विलेयता को, कौन सी गैस को घोल रहे और कौन सी विलायक में घोल रहे। तो गैस तथा विलायक की प्रकृति प्रभावित करती है गैस की दर में विलेयता को। अलग अलग दर होगा, अलग अलग विलायक होगा, अलग अलग गैस होगी, अलग अलग तरीके से घुलेगी। आया समझ में बात? अलग अलग याद रखना बात, या पता लग गया। हमने एक तरफ तो चाशनी ले ली, ऑक्सीजन डाल ले, मजा नहीं आया, क्योंकि दोनों की प्रकृति लगे ना, जल उठाया ऑक्सीजन डाले तो जल्दी घुल गई। कारण क्या है? कारण यो गैस की प्रकृति अलग है, विलायक की प्रकृति अलग है, गैस की प्रकृति अलग है, विलायक की प्रकृति अलग है, ठीक। तो हेडिंग क्या बनाई तुमने? गैस की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहले हेडिंग बनाओ उसके अंदर, विलेयता तथा विलायक की प्रकृति। विलेयता विलायक की नहीं, गैस तथा विलायक की प्रकृति, गैस तथा विलायक की प्रकृति। पहले नंबर की हेडिंग बना इसके अंदर, गैस तथा विलायक की प्रकृति। गैस तथा विलायक की प्रकृति। एक वायुमंडल, इसका दाब देख लो, जो बोर्ड पर चित्र बनाया, वायुमंडल इसका दाब। अच्छा, इसका तापमान 298 का लिखना, हीलियम का। ये गैस के अणु होंगे, किसके अणु? गैस के अणु। इसके लिए क्या भरा हुआ? विलायक। क्या भरा हुआ? विलायक नहीं, विलायक, विलायक। इस डायग्राम को बनाओ, इस डायग्राम को बनाओ। 298 केल्विन ताप, इसे बोलते हैं परम ताप।
लिख चले। तो बताओ, जो गैस की धर्म विलेयता वह विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अगर यहाँ जल हुआ तो गैस जल्दी घुल जाएगी, अगर यहाँ बेंजीन हुआ या अल्कोहल हुआ या चाशनी हुई तो देर में घुलेगी। तो लिखो, लिखो गैस की धर्म विलेयता, गैस की धर्म विलेयता, गैस की धर्म विलेयता गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस की धर्म विलेयता गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस की धर्म विलेयता गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस की धर्म विलेयता गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। लिख दिया यहां तक। मैंने क्या कहा, ये बताओ, अगर यहां जल हुआ गैस जल्दी नहीं घुल जाएगी, अगर यहां पे इंजन हुआ तो थोड़ा देर में घुलेगी, या फिर यहां अल्कोहल हुआ तो थोड़ा देर में घुलेगी। लिखो, गैस लिखना, गैस जल में अधिक विलय होती है। गैस जल में अधिक विलय होती है, परंतु ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक क्या हो, जैसे बेंजीन अल्कोहल हुआ, परंतु ध्रुवीय विलायक ब्रैकेट में लिखो, जैसे बेंजीन तथा अल्कोहल, ध्रुवीय विलायक ब्रैकेट में जैसे बेंजीन तथा अल्कोहल ब्रैकेट बंद में कम विलय होती है या कम घुलती है, कम घुलती है। ठीक, पता लग गया। गैस जल में तो जल्दी घुल जाती है, और जो जो ध्रुवीय विलायक होंगे ना, जैसे बेंजीन अल्कोहल, उसके अंदर कम मात्रा में घुलती है। ये गैस की ये गैस का नेचर हो एक प्रकार का। अच्छा, जो गैस है ना, सुन लो, जो गैस जल में जितनी आसानी से घुल जाएगी उसकी विलेयता इतनी ही अधिक होगी। जो गैस जल के अंदर आसानी से जल्दी घुल जाएगी उसकी विलेयता इतनी ही अधिक होगी। नीचे लिखो, उसके अंदर इसमें लिखना, जो गैस जितनी आसानी से द्रवित ब्रैकेट में घुल जाती है, उसकी जल में विलेयता जल में लिखो, दर में लिखो, उसकी दर में विलेयता उतनी ही अधिक होती है। जो गैस जितनी आसानी से घुल जाती है उसकी दर में विलेयता उतनी ही अधिक होती है। ठीक, अगर हमने से एक काम कर दिया, इस विलायक का हमने ताप बढ़ा दिया, और जैसे ताप बढ़ाएंगे ना इसके अंदर, तो इसमें तो जो गैस थी ना वो तो बाहर निकल के भागेगी, नहीं भागेगी, समझ रहेगा तुम। जैसे मैंने इसका ताप टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने तुम देख, पानी गर्म करने से भाप बाहर निकल के भाग जा। कोल्ड ड्रिंक देख, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तुम, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खोलेंगे, गैस निकल के भागोगे तेजी के साथ, क्यों, अलग एनवायरमेंट में जाना हो। तो मैंने कहा ताप बढ़ाने पता क्या हो, गैस घुलती नहीं इसके अंदर, तो दाब बढ़ाने पे घुल जाओ, पता ढक्कन बंद कर दिया, गैस घुल जाएगी इसके अंदर, उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। गैस जितना ज्यादा घुलेगी वही विलेयता होगी। अच्छा, हमने इसके नीचे से ताप बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ताप बढ़ाओगे तो इसमें मतलब ना जो गैस होगा तो बाहर निकल के भाग जाएगी, इसका मतलब बहुत कम घुलेगी। जो चीज कम घुलेगी इसका मतलब दर की विलेयता घट जाएगी। गैस की विलेयता दर में घट जाएगी, नहीं घट जाएगी, कब घटेगी, जब नीचे तक ताप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, तो किसी भी किसी दर का ताप बढ़ाने पर ना, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो गैस की दर में विलेयता वह घट जाती है, गैस निकल के भाग जाती है उसमें। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, ताप का प्रभाव, हेडिंग बनाओ, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंग्लिश में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, EFFECT, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, TEMPERETURE, टेम्परेचर। लिखो सामान्यतः है, इसमें लिखो सामान्यतः है, ताप वृद्धि के साथ, सामान्यतः है ताप वृद्धि के साथ
ताप वृद्धि के साथ गैस की दर में विलेयता घट जाती है। जाने थे कैसे लोग थे ऐसे। देख लिया कितने कारक पढ़ लिए तुमने? तीसरा कारक और महत्वपूर्ण कारक पेपर में भी आएगा। तीसरा कारक महत्वपूर्ण कारक पेपर में भी आने वाला। तो ताप बढ़ाने को गैस की दर में विलेयता बढ़ती है घटती है? ताप बढ़ाने को गैस की दर में विलेयता बढ़ती है घटती है? तीसरा कारक दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव ध्यान से सुनना। किसका प्रभाव? इसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। किसका? हेनरी का नियम। खास बात ये देखेगा 1802 ईस्वी में। सन भी याद रखना, लिखते वक्त याद रखना। हेनरी का नियम देगा तो 1802 ईस्वी में। क्या कहा था उन्होंने? तो तुम्हारे पास है ना। अब देखो क्या बताया इन्होंने। दाब में दाब का देखो क्या प्रभाव पड़ता। गैस की जो दर में विलेयता ना, उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता। जो गैस की दर में विलेयता ना, गैस की दर में विलेयता, इस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता। क्या बताया हेनरी ने? अच्छा इन्होंने कहा देखो ये दिख रहा था ये पेपर तो ले लिया, इसमें कर भरा हुआ था ठीक। इसे मैंने गैस डाल दी। जो क्या कर ली है, क्या डाल दी? CO2। कौन सी क्या डाल दी? CO2 गैस डाल दी। इसके अंदर दर भरा हुआ ठीक। ऊपर पर दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? दाब लगा दिया। और जो गैस बाहर निकल के जाती उसको बाहर तक क्रॉस नहीं करते। पिस्टन की दीवार जैसे दाब लगाया, और जैसे दाब लगाया ना जो गैस थी इसके अंदर, तो गैस इसके अंदर ही घुली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी, उसके अंदर CO2 घुसा कर रखा हूँ और उसको बाहर तक ढक्कन बंद करता, प्रेशर लगाता नहीं, दाब लगाता नहीं, लगा देते। क्या लिखा हुआ? दाब का प्रभाव। अब बताओ वो गैस है ना, इसके अंदर सारे में घूम जाएगी, सारे में टोटल अंदर। अगर ढक्कन हटा दूंगे गैस बाहर निकल भाग जाएगी। अब ये बताओ अगर दाब, जब दाब लगाया जब तो गैस घुली इसके अंदर, अगर मैं दाब ना लगाता गैस घुल जाती इसके अंदर। अगर मैं ढक्कन बंद ना करता कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, उसके अंदर गैस घुल जाती है। और तो वैसे ही भाग जा ढक्कन खोलते हैं ना एकदम तुरंत, आधे दिन उसमें बात। तो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक बार मैंने भी करा था इस तरह, मुझे फिर अच्छा लगा खाना बर्बाद करना। क्या समझ बराबर में जाते क्या कोल्ड ड्रिंक बोतल लेकिन हेनरी का नियम काम कर रहा है। किसका नियम? हेनरी ने तो बात बताई थी 1802 ईस्वी में। ये बात था कि भाई देखो कोई भी द्रव पदार्थ हो, अगर उसके अंदर तुम गैस घोलना चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं घोलने की वह गैस उसके अंदर तब घुलेगी, उसको चारों तरफ तो बंद कर दो, दाब लगा दो उसके अंदर। कहना है कुछ कर रहा था, ये दाब का प्रभाव आया, समझ लो। वो ढक्कन हटाओ, जैसे ढक्कन खोल लेंगे आधे तो ढक्कन भी स्टाइल तो खोल लेना करेगा, आधे नु विराट कोहली बोतल भी इस तरह करेगा। कोई बात नहीं, CO2 जा रही है इसके अंदर, ढक्कनों को कभी मुंह से नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि CO2 तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जा। CO2 गर्म गैस हो, कठिनाई पैदा कर देगी। CO2 तुम बाहर निकाल लो, तुम बाहर से ले रहे CO2, बदतमीजी नहीं आया, कठिनाई पैदा कर देगी। इसलिए ढक्कन को मुंह से नहीं खोलना चाहिए कभी भी, जिसके पैकेट को भी नहीं मुंह से खोलना चाहिए। ये बात विशेष तौर पर याद रखनी चाहिए। यहाँ तो बताओ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का उदाहरण दिया मैंने तो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे तुम खोल लोगे, और जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल लोगे तो गैस इसमें निकल कर बाहर भाग जाएगी। जब बाहर भाग जाएगी, अब बताओ गैस घुल रही, गैस की दर में मिलेगा फिर कम नहीं हो जाएगी। सारा काम किसका था? दाब के प्रभाव का। दाब किस तरह का था? ढक्कन का। एक उदाहरण है, स्पेशल उदाहरण समझाया, बहुत सारे उदाहरण हो सकते इसके। मैंने बस कोल्ड ड्रिंक का मेरे दिमाग में आया, तुम्हारे पास हजारों उदाहरण होंगे इसके, जहां हेनरी का नियम लग रहा होगा। दाब लगाकर ना, दाब लगाने के बावजूद क्या बढ़ रही होगी? गैस की दर में विलेयता बढ़ रही होगी, गैस की दर में विलेयता बढ़ रही होगी दाब लगाकर। तो ये गैस है ना यार, इसके अंदर घुल जाएगी यार। ऐसा हो क्यों? ऐसे इसलिए हो, जो भी गैस होगी, गैस जैसे तुम दाब लगाओगे तो जो गैस के अणु में पास पास आ जाएंगे,
पास पास है गैस के अणु, पास पास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दाब लगा दिया। तो दाब लगाने तो जो गैस के अणु ना वे पास पास आ जाते हैं, इसलिए गैस की द्रव्यता बढ़ जाती है। आज समझ क्या लगाने पर? तो गैस की द्रव्यता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। यह बात 1802 ईस्वी में हेनरी चचा ने बताई थी। याद रहेगी बात है? कोई दिक्कत है तक? दोबारा फिर तो बताओ, जैसे ही तुम दरों को दाब बढ़ाओगे तो गैस की द्रव्यता बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो गैस के अणु है ना वे क्लोज क्लोज आ जाएंगे, क्लोज क्लोज। कहते नहीं मैं उसके बहुत क्लोज आ चुका था, लेकिन उन्होंने तो बहुत दूर जा चुकी थी। कहते नहीं किस तरह? क्या 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 तू बताएगा? पढ़ने पर ध्यान दे ना। जब मैं 12वीं क्लास में था ना, वो मुझे ये नहीं पता था इस लड़की का क्या नाम, उस लड़की का क्या नाम, और सही लड़की का मेरा नाम पता था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां तक? मैं बता क्या करूंगा, मैं बहुत तेज था। पूरी क्लास में कोई लड़की किसी के साथ नहीं बोल रही थी, क्योंकि सारी लड़की उल्टी सीधी बात करते थे। सारी लड़की मेरे साथ ही बोल रही थी, मैं किसी के साथ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी को कमेंट नहीं करूंगा, ठीक? और सारे की सारे मुझे भाई बताओ, सही नहीं है? झंझट खत्म, नो कमेंट्स। और जब मैं ट्यूशन लगाऊंगा ना हमारी क्लास में, ऐसा तो मैंने लगाया नहीं। जहां भी जाऊंगा ना ट्यूशन लगाऊंगा तो ट्यूशन वहीं जाऊंगा जहां क्लास में लड़की पढ़ती हो, वहां कहीं जाऊं तो जहां लड़के पढ़ते हो। पूछो क्यों? लड़कियों में कभी बेइज्जती है, इसलिए पहले याद करके जाऊंगा। इसीलिए बहुत होशियार था, पहले आगे पढ़ के जाऊंगा। आया समझ में? तो बेनिफिट हो, हर चीज का पॉजिटिव साइड निकालना चाहिए। अब तुम कहां लगाओगे ट्यूशन? सुधर जाओ। बात समझ में आई? दाब का प्रभाव समझ में आएगा? भूल जाओगे नहीं दाब का प्रभाव आराम से। कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखोगे ना आज के बाद, पक्का लिख कर दे रहा हूं ना, हेनरी का नियम याद आएगा। अभी तुम जाकर मार्केट में चलते चलते देखना चुपचाप, ओहो हेनरी का नियम है। यहाँ काम कर रहा है। अब घर में भी कोई लागा ना तो दिमाग में चढ़ जाएगा, अच्छा हेनरी का नियम, गैस है ना CO2। अब जब वो निकलेगी ना तो प्रेशर के साथ तो तुम्हारे CO2, क्योंकि जो मेरे उदाहरण हो ना वे कहीं भी काम आ जाए। और ये आज भी टकराने के तुम मुद्दों तक टकराओगे, पक्की बात है। जब तुम मुद्दे जाओगे ना खट पड़ोगे तो तब भी तुम हेनरी का नियम याद रहेगा। गैस की द्रव्यता भूल जाती है दाब बढ़ाने पर। यही चचा ने बताया था 1802 ईस्वी में। चचा हेनरी ना किन याद रही चचा हेनरी की बात, ठीक? ढूंढना पड़ जाता है बहुत सारी बात। सकल देखी था इसकी। अब कौन सा पेपर में नंबर मिल रहे देख कर हेडिंग बनो, दाब का प्रभाव। हेडिंग बनाओ दाब का प्रभाव, आपका नहीं दाब का। पढ़ ले चलो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, EECT इफेक्ट, EECT इफेक्ट ऑफ प्रेशर, PRESURE, PRESURE। किसे भेजा तुम पार्टी में? प्रेशर स्पेलिंग में लिखो। सन 1802 ईस्वी में, सन 1802 ईस्वी में चचा हेनरी, लिखना वैज्ञानिक हेनरी, वैज्ञानिक विलियम हेनरी लिखो, विलियम हेनरी पूरा नाम था, विलियम हेनरी। सन 1802 ईस्वी में विलियम हेनरी ने यह बताया कि किसी विलन का दाब बढ़ाने पर, विलियम हेनरी ने यह बताया कि किसी विलन का दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्यता बढ़ जाती है। किसी विलन का दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्यता बढ़ जाती है। गैस की द्रव्यता बढ़ जाती है क्योंकि
गैस के अणु पास पास आ जाते हैं, क्योंकि गैस के अणु पास पास आ जाते हैं, क्योंकि देख लिया, पास पास आ जाते हैं। कोई दिक्कत? पास पास आ जाते हैं और विलयन का अंग बन जाते हैं, और विलयन का अंग बन जाते हैं, और विलयन का अंग बन जाते हैं। विलयन का अंग बन जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चों, ये वाला डायग्राम बनाओ, थोड़ा साफ साफ बना लिया। इसके ऊपर लेगा ना पिस्टन, पिस्टन के द्वारा दाब लगाया ना, उसमें लेगा गैस के अणु, पास पास आ जाते हैं। मेरी प्यारी बच्ची चुप हो जा। आराम से बोला करो। सेफ्टी नहीं आना। थर्ड नंबर का होगा, फोर्थ नंबर के ऊपर सुन लो, ध्यान लगा। एक इंपोर्टेंट वाला, ये बताओ, दाब बढ़ाने पर गैस की दर में मिलता बढ़ने वाली है घटने वाली? क्यों? रीजन का बन जा, ये दिक्कत ही क्या है? जैसे ढक्कन खोलना, गैस निकल कर भाग जाएगी, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे आराम से बैठ। हाँ मेहमान जी कहाँ से आए थे तुम? दिक्कत नहीं है। गैस की दर में मिलेगा तो हमने एम पे लिख दिया। मान लो गैस की दर में मिलेगा तो हमने एम का प्रदर्शित कर दिया। एम का नाम गैस की दर में विलेयता, विच इज डिनोट बाय एम, एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मान लो गैस की दर में विलेयता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बताओ, जब गैस की दर में विलेयता कब बढ़ेगी? जब बढ़ेगी जब दाब बढ़ाओगे। जैसे ही दाब बढ़ाओगे गैस की दर में क्या हो जाएगी? विलेयता बढ़ जाएगी। तो इसके समानुपाती हुई नहीं हुई है? गैस की दर में विलेयता समानुपाती होगी गैस पर लगा, उसके विलयन पर लगाए गए दाब के। जैसे दाब बढ़ाओगे गैस की दर में विलेयता बढ़ जाएगी। आया समझ? जैसे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा कब आएगा? ये रिजल्ट, और ये क्या है? अच्छा रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा कब आएगा? जब मैं तुम्हारा बचाऊंगा, ज्यादा बचाऊंगा और अच्छा रिजल्ट आएगा, कम बचाऊंगा कम अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बताओ, अच्छा रिजल्ट समानुपाती होगा नहीं बजाने के? जो उसकी साथ होगा वो इसकी साथ होगा। दाब बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाओगे ये भी बढ़ जाएगा। मैंने ज्यादा दाब बढ़ाया, गैस और घुल गई, उसके और पास पास आ गई, और पास पास आ गई। तो गैस की दर में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? यही तो हेनरी का नियम हो। किसका? चाचा हेनरी का नियम। इसे हटाओ यहां तक, एम बराबर बराबर लगाओ यहां तक। इसे हटाने तो कुछ कुछ होगा, अद्यतन क्या होगा? बहुत कुछ होगा। तो यहाँ के लिख क्या? के का मतलब कांस्टेंट है, यहाँ एच लिख दिया। युग की एच है ना। चाचा हेनरी इतने बदतमीज नहीं, सही थे, मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने इस कांस्टेंट का नाम भी अपने नाम पर रख दिया। मैंने पूछा चाचा हेनरी तो, चाचा हेनरी ये बताओ इसका क्या नाम है? तो बता क्या कहने लगे? यू कह रहे के एच का नाम हेनरी स्थिरांक। मैंने कहा वाह चाचा, कमाल कर दिया, अपने नाम पे नाम रख दिया। हेनरी स्थिरांक, उस पर बन जाएगा। ये पी क्या हटा यहाँ से? तो बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं यहाँ तक? जिन्होंने कहा वाह चाचा क्या बात है, कमाल कर दिया। मैंने कहा चाचा के एच का नाम क्या बताया था? भूल गए। हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। ठीक, तो हिंदी सही कर लो, मुझे हिंदी बिंदी तो बहुत नफरत है, समझ में? कोई दिक्कत नहीं। एम बराबर के एच इंटू पी, यू है हेनरी का नियम। कोई बच्चा कभी भी 12th क्लास में हेनरी का नियम भूल भी जाना तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को याद कर लेना। दाब बढ़ा रे,
अच्छा, जो CO2 गैस है ना, उसके अणु पास पास आकर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर विलेन भरा हुआ उसका अणु बन जाते हैं। अच्छा, दाब बढ़ाने पर यानी गैस की द्रव्यता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर इतना भी लिख देना तुमने, इतना वो भी हेनरी का नियम, ये भी लिख दिया, ये भी हेनरी का नियम। गैस की द्रव्यता ये दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। अभी वाला चित्र बना दो, काम खत्म, चाहे कुछ भी लिखो, तब भी हेनरी का नियम। वो देख के समझ लगा पूरा जुगाड़ बता क्या हो रहा है। लिख दिया गैस के अनुपात पास आ जाते हैं, दाब लगा रखा है, CO2 गैस भरी हुई थी और गैस की द्रव्यता इसके यहाँ लिख देगा, इसकी ब्रैकेट में लिख देगा, तो दाब दिक्कत ही क्या है, तो कहां तक फैल हो जाओ। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आज तो समझ पैदा हो रही है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, वो मैं बहुत सोना समझाऊं। कैसे समझाऊं? न्यूमेरिकल में तो मुझे महारत हासिल आई, आया समझ में, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में मुझे बहुत मजा आओ। कथा कहानियां सुनने में मुझे बहुत आनंद, शौक मुझे बचपन से। लेकिन कुछ लोग इसमें कभी निकाल देंगे, पता क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये तो ऐसा था, वो ऐसा था। एक्चुअली में कुछ लोगों को ना कमी निकालने की आदत हो, वे बड़ी कमी निकालने के लिए। उदाहरण दूं, सुन लो, पता कैसा उदाहरण? एक चित्रकार का, जबरदस्त चित्रकार, तो जो चित्रकार था ना, उस चित्रकार ने एक तस्वीर बनाई, और तस्वीर बनाई, वो जो तस्वीर बनाई ना, सुना, वो वाली तस्वीर उसने ना रास्ते के बीच में रख दी, साइड में कर, साइड में कर, आते जाते तुम्हारे जैसे लोग वहां से आते थे और गुजरते थे। और उसने तस्वीर के पास पता क्या लिख दिया? जिस इंसान को ना, जिस इंसान को इसके अंदर कोई भी त्रुटि या गलती दिखाई देती हो, वो ना, यहां एक पेज लिखा हुआ, एक डायरी लिखी, एक पेन लिखा हुआ, इसके अंदर लिख के चला जाए। चित्रकार ना बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ तस्वीर बनाई थी, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, एक व्यक्ति ने बोर्ड लगाया हुआ था, जिस व्यक्ति को आपत्ति हो इस तस्वीर के अंदर यहाँ पे आए और लिख के, जो डायरी लिखी था उस डायरी के अतिरिक्त भी वहां एक डायरी मिली उसे, वह डायरी पूरी भर गई। लोगों ने इतनी कमियां निकाली उसके अंदर। दूसरी डायरी लोगों ने ठेका लगा अपने रख दी, इसके अंदर चित्र ऐसा नहीं, ऐसा होता तो और सुंदर हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसा बढ़ाया जा सकता था, ऐसा बढ़ाया जा सकता था, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। कमियां निकालने वालों की तो कमी नहीं आती, इतनी कमियां निकालने के लिए। सोच सकते हो तुम? अगले दिन चित्रकार जब शाम के टाइम पहुंचा ना, तो बहुत दुखी हुआ। उसने उस तस्वीर को बनाने में ना कई साल लगाए थे, अपनी जिंदगी के 10-15 साल उसने उसमें खपाए थे, 10-15 साल। और 10-15 साल की मेहनत को ना लोग पता क्या कहते थे? एक डायरी भरती उस चित्रों के, उस चित्र पेंटिंग के अंदर कमी ही कमी। और वो ना चित्रकार उस शहर का ना सबसे मशहूर चित्रकार हुआ करता था। ऐसे भी लोग दुनिया में। दूसरे दिन चित्रकार का दिमाग कार्य किया, और चित्रकार ने ना दोबारा फिर उस अगले दिन फिर तस्वीर लगाई। वो पता क्या लिखा? ये कहा गया कि यहाँ ब्रुश भी रखे हुए, पेंटिंग भी रखे हुए, जिस इंसान को ना इस तस्वीर के अंदर कुछ भी गलती दिखाई दे रही, उस तस्वीर को सही कर दो। क्या कर दो? और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, उसमें ना उस पूरे दिन रास्ते में कोई नहीं रुका, एक भी इंसान रास्ते में नहीं रुका जिसने उस तस्वीर को सही कर दिया। किसी में कमी निकालना बहुत आसान है, आया समझ में? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उस तस्वीर के अंदर जो त्रुटि या गलती बताई गई थी उसे सही करने वाला हो, एक भी व्यक्ति। जैसे ब्रश रखे हुए थे, जैसे कलर रखे हुए थे, ऐसे ही रखे हुए। तो तब उस दिन चित्रकार को महसूस हुआ कि कभी भी ना तुम 100% किसी भी नजरों में सही नहीं हो सकते, सबकी नजरों में। इसलिए इसकी टेंशन लेना आज ही बंद कर दो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा। अधिकांश लोग ना 95% लोग इसी बात को सोचने में निकाल देते, 99% बल्कि, वो लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो लड़का मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और हालांकि ये पता क्या, हकीकत पता क्या, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। आया समझ? कहानी समझ में आई? कहानी बहुत छोटी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी, तो बहुत अच्छी बात है। हेलो मेरी प्यारे बच्चों, तो किसी कलाकार ने कितना बेहतरीन कहा कि मेहनत करते रहो बहते हुए पानी की तरह, मेहनत करते रहो बहते हुए पानी की तरह, और बुराई खुद में खुद साइड लग जाएगी केवल बुरे कचरे की तरह। आया समझ? तोबा तोबा।
चलिए अभी तुम क्या हेडिंग बनाए हो? हिंदी के नियम के बारे में लिख लियो जी। हाँ, उस एक लाइन लिखो या अर्थात करके, जहां तुमने लिख दिया ना सब, उसके बाद लिखो अर्थात। अर्थात लिखो। गैस की दर में विलेयता थ्योरी फॉर्म में लिखो। गैस की दर में विलेयता लिखो हिंदी में। गैस की दर में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। गैस की दर में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। लिख लिया ना? लिखो m समानुपाती p। m समानुपाती p। m समानुपाती p लिख लिए हो? m समानुपाती p, ये लिखो m बराबर के एच इंटू पी। लिख लिया ना तक? ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, अभी पता नहीं किसके प्यारे बच्चे होंगे। हेनरी का नियम था वो, इसका नियम वैसे है ना। हेनरी का नियम अलग से ही पढ़ाने वाला हूं, याद रखना। ठीक, लेकिन अभी नहीं पढ़ा लेंगे मैं हेनरी का नियम, बहुत बाद में पढ़ाऊंगा। उसके अनुप्रयोगी पढ़ाऊंगा, राउंड का नियम भी पढ़ाऊंगा। अभी नहीं, एक चैप्टर में कुछ ना कुछ छुड़वा के रखता हूँ, जान पूछ के करता हूँ ऐसे ऐसे नोटंकी। अगर तो मुझे शौक है मुझसे बचपन से। सुन लेना ध्यान लगा, सुनो 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 सुनो। यो गैस की दर में भी लेता नहीं है, जो तुम गैस की दर में भी लेता हो ना, इस गैस की दर में लेता को तुम अगर मोल प्रभाज कह दो, क्या कह दो? तो कोई गलत बात नहीं है। मोल प्रभाज या मोल अंश कह दो, क्योंकि मोल प्रभाज मोल अंश की तो हो। मोल अंश, चाहे तो तुम यू कह दो गैस की दर में मिलेता, चाहे तुम यू कह दो मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हैं। यानी गैस की दर में विलेयता ही मोल प्रभाज है। अच्छा, यानी गैस की दर में विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में लिख दिया जाए तो सूत्र इस प्रकार दिखाई देगा। और गैस मोल प्रभाज को हम कहीं से प्रदर्शित करते हैं, एक्स तक। तुम भले ही भूल गए, मैं नहीं भूलता। ऐसा समझना, एक्स एक्स बराबर बराबर के एच इंटू के एच का मान निकाले कर, यहां हेनरी स्थिरांक का मान, चाचा हेनरी स्थिरांक का मान के एच बराबर एक्स अपॉन, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? के एच बराबर एक्स अपॉन बी, यही तो हमारा हेनरी का नियम। पता हमने क्या करा, हमने ना गैस की दर में विलेयता को ना मोल प्रभाज के रूप में या मोल अंश के रूप में व्यक्त कर दिया। शायद नीचे लिखो नोट में, नोटी। यदि यदि गैस की दर में विलेयता को, यदि गैस की दर में विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, गैस की दर में विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, गैस की दर में विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, गैस की दर में विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, तब ये लिखो, तब x बराबर के एच, यहां तक ये लिखना है इधर जो आया तुम लिखा हुआ, x बराबर के एच इंटू पी थर्ड थर्ड थर्ड, लास्ट में जाकर लिख दीजिए, यही हेनरी का नियम। आज पुरानी राहों से, तो जहां दाब अधिक होगा
वहां जहां दाब ज्यादा होगा वहां गैस जल्दी घुल जाएगी। वहां किसका नियम लगेगा फिर? किसका नियम बताया था अभी? हेनरी का। तो हेनरी का नियम कहां लगने वाला है बताओ मुझे? जहां दाब अधिक होगा, जहां दाब अधिक होगा या जहां दाब कम होगा? जहां दाब अधिक होगा वहां क्या लगने वाला होगा? इसका मतलब हेनरी का नियम निम्न दाब के लिए लागू नहीं होने का, जहां कम दाब लगने वाला। याद रखना बात, याद आएगी। और जहां तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि अगर तापमान ज्यादा होगा तो गैस बाहर नहीं निकल कर भाग जाएगी। इसका मतलब एक बात पता लगी मुझे, हेनरी का नियम एक जगह नहीं लग सकता, जहां एक तो दाब कम होगा और दूसरा जहां तापमान ज्यादा होगा। इसका मतलब ये तो हेनरी के नियम में कमी नहीं है हेनरी के नियम में। और कमियों को पता क्या बोल रहे? दर्द नहीं बोलते कमियों को, बोलना पता क्या बोलते हैं? कमियों को बोलते हैं दोष, ये सीमाएं, लिमिटेशन। पेपर में ही है वो, हेनरी के नियम की सीमाएं लिखी है, हेडिंग बना लो नीचे, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। नंबर ए लिख डालो, हेनरी का नियम निम्न दाब। हेनरी का नियम, पहला पॉइंट लिखो, हेनरी का नियम निम्न दाब हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप के लिए लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप के लिए लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप के लिए लागू नहीं होता है। एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक बार बताओ, अगर एक यहां बर्तन लिया हमने, बाहर तो पिस्टन से दाब लगा दिया, अंदर गैस डाल दी तो गैस घुली रहेगी। जैसे पिस्टन हटा देंगे तो गैस बाहर निकल कर भाग जाएगी। कभी कभी ऐसा हो गैस ना इतनी बुरी तरीके से घुल जाओ उसके अंदर, इतनी बुरी गैस वापस नहीं जाने की। कुछ विलायक ऐसे हो जिसमें घोल रहे, कुछ गैस भी ऐसी हो, तो फिर बता क्या हो? वहां जो हेनरी का नियम हो वो बबल का ठुल्लू दिखाओ। हेनरी का नियम वही लगेगा। अभी तो हमने दाब लगा रखा है, जैसे दाब हटाओगे ना तो गैस बाहर निकल के जानी चाहिए, तब कहेंगे हेनरी का नियम लागू हो रहा है। इसका मतलब पता क्या है? जो गैस है ना मैंने बाहर से मिलाई लाकर, इस विलायक में मिलाई, वो विलायक गैस विलायक से करके अभिक्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। अगर अब यौगिक बना दिया ना तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। लिखो दूसरा पॉइंट, गैस को, दूसरी सीमा, गैस को विलायक से भी क्रिया करके, विलायक मतलब जल, ब्रैकेट में, गैस को विलायक से भी क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। गैस को विलायक से भी क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। समझ गए बच्चा लोगों? अच्छा लग रहा है क्या तुमको पढ़ के ऐसे? कोई दिक्कत याद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी के नियम की सीमाएं। दिक्कत यहाँ नहीं है, कहीं होगा। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग कहाँ है, यूज कहाँ कहाँ हो उसका? कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कहाँ कहाँ अनुप्रयोग, उसे तो बोला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब तुमने पढ़ तो लिया, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? नंबर एक, जो कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले उसमें ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर CO2 गैस भर कर रखते हैं, उसके अंदर तक बाहर तक उस पर दाब लगा देते हैं, और जैसे दाब इतना खतरनाक लगाते हैं उसकी सीधी भी तो वो क्रॉस कर देते हैं, कोई गैस बाहर नहीं आ सकती इसमें, अधिक से अधिक दाब लगाते हैं। अब जहां दाब अधिक होगा वहां हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले ना हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जितनी भी है आज समझ लो, उसके अंदर CO2 गैस भरकर रखते हैं, और जब उसे खोलते हैं ना वो प्रेशर के साथ बुलबुलों के साथ बाहर आती है। वे बुलबुले CO2 का प्रतीक हो। कपड़े धोते वक्त देखा तुमने, बुलबुले उठ जा, वे CO2 गैस हो उसमें। आज समझ लो, अब धोना कपड़े जाकर पता लग जाएगा। किसका नियम? कोल्ड ड्रिंक की बोतल में किसका नियम? याद रखना बात यार, पता लग गया? गैस घुली रहती है उसके अंदर, जैसे पेट प्रेशर में तेजी के साथ बाहर आती है, जैसे तुम दाब हटा देते हो। इसका मतलब यहाँ हेनरी का नियम काम कर रहा था।
इतनी एक ही उदाहरण है, नहीं नहीं दूसरा उदाहरण भी है मेरे पास, सुनो ध्यान लगा। जो गहरे समुद्र में गोताखोरी करते हैं ना, गोताखोरी करने वाले देखे तुमने, नहीं देखे तुमने समुद्र में, उसमें डिस्कवरी दिखाओ पापा की परियां कर जाओ, देख नहीं तुमने पीछे पंख से लगा कर रखा जल परी बोल लगा ना, मेरे को यार जल परी, अच्छा जल परी, पापा की परी तो दूसरी होगी, कभी स्कूटी पे जाओ पापा की परी हो क्या, पापा की परी उड़ने वाली हो, अबे जो जल के अंदर जाना जल परी हो, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो जो जल परी हो ना, उसमें अपने मुंह में पाइप सारे लगी और पीछे सिलेंडर टांग लगी अनु करके जाएगी नहीं, इस तरह करेगा। पता क्यों? पता वहां भी हेनरी का नियम लागू हो रहा है, वहां भी हेनरी का नियम लागू हो रहा है। कारण सुन लो क्या है, जो सिलेंडर भर कर रखा ना उसके अंदर हीलियम भरी हुई हो, हीलियम गैस है, गैस नहीं भरी हुई होती इसके अंदर। एक तो हीलियम हो, बता रहा हूं कौन कौन सी गैस हो, एक हीलियम हो, एक हो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में हो हीलियम, हीलियम हो 11%, कितनी 11%। और जो नाइट्रोजन हो ना, जो नाइट्रोजन हो वो उसके अंदर 5%, और जो ऑक्सीजन हो वो 2-3%, सबसे अधिक मात्रा में हीलियम हो, उसमें हीलियम को ना ऑक्सीजन के सिलेंडर में मिला देंगे, उसका क्या हो जाएगा, जो हीलियम गैस है ना वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर के गैस उसमें मिलेगी बा, तो उसको बाहर तक दब लगा कर रखेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी, और जो उसका शरीर है ना, जो बॉडी है उसका, जो तैरने वाला इंसान होगा, उसे कभी थकावट नहीं महसूस होने की, उसे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रहेगी, प्रॉपर मात्रा में। जो उसका ब्लड है ना उसमें ऑक्सीजन घुलती रहेगी, और ब्लड तुम्हारा गर्म होगा और ऑक्सीजन बाहर तक मिली रही, जब मिल रही तो मैंने कहा गैस की दर में मिलेता, ऑक्सीजन तो मिली रही पाइप समय, गैस इसमें शरीर में हमारे घुली रही तो बनती रहेगी, उसकी क्रिया लगातार चलती रहेगी, थकावट महसूस नहीं होती। जो पापा की जल परियां है आया समझ में, वे आराम से तरक्की कर सकती है, और जब नीचे आपको अनाकोंडा दिखाई देता है वहां समुद्र में, फिर भाग जाएगी, प्रभाग जाएगी। आया समझ में, यह होता नहीं इस तरह, दिक्कत नहीं होता, क्योंकि समुद्र ना 200 गहराई के मीटर तक तुम सांप पाए, उसके नीचे कभी सांप नहीं मिल सकता। भी बात है, सभी एनवायरमेंट पढ़ा जा बायोलॉजी के सबसे लास्ट के चैप्टर में, आया समझ में। 200 मीटर की गहराई के बाद ना सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता समुद्र में, उसके नीचे कोई जीव नहीं रहता। जितने भी जीव रहते हैं ना समुद्री जीव अधिकांश 200 मीटर की गहराई के ऊपर रहते हैं, क्योंकि जीवों को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, समझ आई बात है। और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, समझ आई बात है। ये सूर्य पे सारा कब्जा थारा ही है, उनका भी तो दो जगह बताया मैंने तुम्हें, उसका हेनरी कहने का उपयोग कहाँ हो रहा है। नंबर 1 पापा की जल परियां करती है, नंबर 2 तुम कोल्ड ड्रिंक को प्रयोग करते हैं, और तीसरा तो जबरदस्त पता क्या हो, जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग हो ना, जैसे जैसे तुम ऊंचाई पर जाओगे तो दाब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो दाब है ना वो कम होता चल जाएगा, आंतरिक दाब कम होता चल जाएगा ऊंचाई पे जाने पर। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे, ऊंचाई पे जाने पर दाब कम होता चल जाएगा। तो जो शरीर हो ना, शरीर हो, दाब कम होता चला जाएगा। तो जो शरीर में ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया अंदर ढक्कन आता है तो गैस बाहर निकल के भाग जाएगी, और दाब कम होता चला जाएगा तो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना वह निकल कर ना ब्लड में बाहर आती चली जाएगी। इसलिए पहाड़ पर रहने वाले लोगों के अंदर ना एक अलग प्रकार का रोग पाया जा, उस रोग को एनोक्सिया बोल लो, एनोक्सिया। वो थकावट, दुबले पतले लोग हो, ऐसा जब कहने को फुर्ती होंगे, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत कम। कारण क्या है, हेनरी का नियम लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दाब हटा दिया, दाब हटाया, उसके अंदर तो जो वो ना गैस की दर में मिला था, जो ब्लड हमारा शरीर रक्त उसके अंदर ना ऑक्सीजन घुली हुई और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, उसकी विलेयता कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो शरीर के अंदर जो ब्लड हो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी ना, तो नया रोग पाया जा, एनोक्सिया नाम का रोग। आज समझ में, उसमें बहुत थकावट महसूस हो। इसलिए पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए एक प्रकार की हानियां आया। इसलिए क्या पढ़े लिखे लोग कामयाब हो, ये तो पढ़ने का फायदा हो। अब नहीं जाने का पहाड़ पर 3-4 उदाहरण बता दे, मैंने लिख ले जाओगे ना, व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, आया समझ में कि इसके अनुप्रयोग है। और ये केमिस्ट्री का ना फर्स्ट चैप्टर यहाँ खत्म होगा, इतना ही पढ़ना इसमें। अच्छा कुछ और पढ़ना, हाँ 1-2 टॉपिक हो, मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, जान पूछ कर मैं उस पर आदत हो 100 को, मुझे बचपन से सब चीज आया समझ, कॉपी से बाहर कुछ नहीं आना, ये तो वादा रहा, इतना ही पढ़ना, समझ में आया। तो केमिस्ट्री का कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर जो होगा केमिस्ट्री। ठीक, आज के लिए भी इतने रखें।